स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज बात मायावती की बात इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद एक बड़ी चर्चा और एक बड़े बहस की शुरुआत हो गई है। मायावती पर यह आरोप पिछले कुछ सालों से लग रहे हैं कि मायावती भाजपा के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और संसद में भी कई ऐसे बिल पास हुए जिसमें मायावती की पार्टी ने भाजपा का एनडीए का साथ दिया है। इन सब को लेकर अब चुनाव के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या मायावती बीजेपी को सहयोग करती है और आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। हालांकि मायावती के बारे में और बीएसपी की राजनीति और दलितों की राजनीति के बारे में सब जानते हैं कि मायावती की जो एक मजबूत लीडरशिप है उस पर बहुत सारे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक ट्वीट से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अबू नसर इकबाल साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे विस्तार से। पहले एक ट्वीट पढ़ के आपको सुनाते हैं। देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से ही लगातार करती रही है तथा अभी भी बीएसपी की वही मांग है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर और बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। जातिगत जनगणना को लेकर मायावती का ये ट्वीट है, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। लेकिन क्या अगर सरकार इस बात को मान लेती है तो मायावती संसद के अंदर और संसद के बाहर भी भाजपा का साथ देंगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती के बारे में अमान कुछ नहीं कह सकते कब वो क्या कर जाएं, क्योंकि उनका सीधा सा मामला होता है कि वो जो मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण हैं होते हैं उनको साधने में सबसे पहले ध्यान देती हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण, अब जैसे चुनाव आने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो उनकी नज़र में इस वक्त कुछ नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से वो पार्टी को आगे लेकर जाएंगी, किस तरीके से जीत दिलाएंगी अपने प्रत्याशियों को, तो ये फिलहाल उनके जहन में रहता है। उनकी राजनीति को समझ पाने के लिए थोड़ा सा हमें इस पर स्टडी करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर से समझ नहीं पाता है बीएसपी और मायावती की जिस तरह की राजनीति रही है। जब तक वो सत्ता में रहती हैं तब तक वो चर्चाओं में रहती हैं, क्योंकि सरकार उनकी होती है, तमाम निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं, जो कुछ भी वो करती हैं, अच्छा करें बुरा करें वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो चर्चा में रहती हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता से वो बाहर होती हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल एकदम नेपथ्य में चली गई, उनके बारे में कोई सूचना बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं होती है। कभी कभार वो प्रकट होती हैं टेलीविज़न पर या पत्रकार वार्ता वो करती हैं और एक बयान पढ़ती हैं और चली जाती हैं, ज़्यादा सवालों के भी जवाब नहीं देती हैं। तो इस मामले में अच्छा, उनकी जो राजनीति है अमान, सब जानते हैं कि जातिगत राजनीति वो करती हैं, दलितों को, पिछड़ों की वो बात करती हैं। अभी आपने देखा कि ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए उन्होंने, उनकी पार्टी ने एक शुरुआत की है। सबसे बड़ा काम लग रहा है कि यही कर रही है उनकी पार्टी, तो और सतीश चंद्र मिश्रा जो है। लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट है कि इस बार मायावती को किसी तरह की कामयाबी, जो जातिगत जो वो एक रिस्ट्रक्चरिंग करती हैं वोटों की, उसमें कुछ मिल पाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में उनको भरपूर सहयोग मिला। लेकिन पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें या पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनको बिल्कुल वो ऐसा लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चली गई। तो इस बार के चुनाव में परसेंटेज अगर देखेंगे और दलितों में पकड़ जो होती है, उनका जो कोर वोट है, जो जाटा वोट या गैर जाटा वोट, जिस तरह की दलित वोटों की बात होती है, तो फिर मायावती तो उनकी मजबूत पकड़ तो है। देखिए, मजबूत पकड़ उनकी जाटा वोट पर है, वो आज भी है। जाटा वोट उनको मिलता है, वो उनके प्रत्याशी जीतें हारें या कुछ भी उनका प्रदर्शन रहे, लेकिन जाटव वोट उनको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ जाटव वोट से सरकार बना लेना मुमकिन नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मायावती से वोट छिटका है और ये बात मायावती जानती हैं। जो पिछड़ा वोट था, अति पिछड़ा वोट था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन हम उस पे आते हैं कि क्या, जैसे अभी आरोप लग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार जो बसपा के नेता आते हैं, बसपा के 2-4 ही नेता बाहर निकल रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा की अगर बात करें तो वो नजर आते हैं, तो उनसे लोग यही पूछते हैं कि आप पहले कहाँ थे? अभी पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर में आप तो नजर ही नहीं आ रहे थे, आपकी पार्टी नजर नहीं आ रही थी। संगठन के नाम पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बीएसपी,
ये हम मानेंगे। उनका संगठन कहीं नज़र नहीं आता है आमतौर से। जैसे समाजवादी पार्टी का आप देखेंगे कि अगर सरकार नहीं भी होती है समाजवादी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस की, तब भी आपको उनके संगठन के लोग मिल जाएंगे। लेकिन बीएसपी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बीएसपी का जो संगठन है वो भी गायब हो जाता है चुनाव हारने के बाद, वो भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। समर्थक तो रहते ही हैं, समर्थक उनके रहते हैं, उनका जो कोर वोट है वो रहता है, लेकिन जो संगठन है, देखिए चुनाव लड़ाने तो मायावती के एक्टिव नहीं होने की वजह से या बसपा के एक्टिव नहीं होने की वजह से भी ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनकी जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपना अभियान शुरू किया है। अब वो कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो क्या नाम है जाएंगे और क्या नाम है लोगों को जागरूक करेंगे। जो उनका जो वोट है, पिछड़ा दलित वोट है, उसको वो जागरूक करने का काम करेंगे। और तमाम पार्टियों को उन्होंने खुला न्योता भी दे दिया है कि वो अलायंस भी करने को तैयार है। अब जैसे ओवैसी का मामला है या राजभर का मामला है या जो भागीदारी मोर्चा बना है, उसमें हो सकता है कल को चंद्रशेखर आज़ाद भी नज़र आए, उनकी पार्टी नज़र आए, आज़ाद समाज पार्टी। तो एक बज़ क्रिएट कर रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने किया है थोड़ा बहुत। और जिस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं या संगठन को वो खड़ा कर रहे हैं, तो पूरा फोकस एक फोकस्ड वे में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मायावती पर इतना बड़ा आरोप, और इस तरह से ये लग रहा है कि वो भाजपा से डर गई हैं, बहुत सारे उन पे केसेस हैं और इसको लेकर के वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पा रही हैं। हाँ देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जानकार हैं वो ये मानते हैं, और मेरा भी मानना ये है कि जिस तरह के उन पर केस हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले हों या और भी जो मामले हैं उनके, वो उससे कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर असर तो पड़ा है। जो एक दमदार आवाज़ पहले होती थी मायावती की, वो आज आपको नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यही है कि इतनी जांचें उनके खिलाफ चल रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो एक कोर वोट था वो भी इन जांचों से उनसे दूर हुआ है मायावती से, जो लेकिन ये तो पहले मानेंगे मिलता आप था। कि अगर चुनाव के समय में ही मायावती अगर एक्टिव हो जाती है, उनकी पार्टी एक्टिव हो जाएगी, तो फिर वोट कितना आता है, सीटें कितनी आती है अलग बात है, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर तो एक जागरूकता पैदा हो। देखिए, बड़ी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि एक बड़ी नेता हैं, एक मुखर आवाज़ हैं, दलितों के लिए माना जाता है, और दलित एक तरह से उनको अपना मसीहा मानते हैं। ख़ासतौर से जो जाटव वोट है उत्तर प्रदेश का, वो एक मसीहा की तरह देखता है मायावती को। लेकिन बहुत सारा जाटव वोट ऐसा भी है जो चार्जेस मायावती पर हैं, जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उससे वो परेशान भी है और उससे वो कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे समाज को तो बहुत कुछ मिला नहीं। हाँ, इतना होता है कि जब सरकार आती है मायावती की, तो जो जाटव हैं या दलित हैं, वो थोड़ा जो सिक्योरिटी होती है पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनका थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में वो आ जाते हैं। इसके अलावा कोई बुनियादी काम अगर हम देखें तो हमें नज़र नहीं आता है। और एक ज़माना था जब कहा जाता है, ऐसा हमें नहीं पता, कि जब उनका टिकट पाने के लिए लोगों की भीड़ होती थी और लोग पैसा लेकर डोनेशन देते थे भर भर के पार्टी को, क्योंकि ये माना जाता था कि 25% तो जीत पक्की है उस कैंडिडेट की जिसको बीएसपी का टिकट मिल जाए, क्योंकि वो 25% जो जाटव वोट था वो तो उसके खाते में जाता था। और ये कहा भी जाता था बीएसपी नेताओं की तरफ से कि 25% वोटों का ये डोनेशन जो है, ये 25% वोटों का बदल है जो हम ले रहे हैं या पार्टी ले रही है, तो ऐसा भी माना जाता था। तो ये अब चुनाव में, जो पिछले 1-2 चुनाव में हम देख रहे हैं कि मायावती एकदम से काफ़ी पीछे चली गई हैं। ठीक है, जातिगत जनगणना पर आते हैं, जिसको लेकर ट्वीट मायावती के इस ट्वीट के बाद उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिहार में और बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां, बिहार में तो लगभग विपक्ष की सारी पार्टियां और नीतीश कुमार भी खुद कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, मायावती का भी ये कहना है। तो ऐसा नहीं लगता है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है? देखिए, कोई ना कोई मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर चौतरफा वार हो रहे हैं, हर व्यक्ति, उनके कई लोग तो उनके जो साथ हैं, जैसा कि आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, वो भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि आरएसएस कभी ये नहीं चाहेगा कि जाति के आधार पर जनगणना हो, क्योंकि यहाँ पर फिर खुलकर मामला ये आएगा कि जितने भी आरएसएस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं,
वो 18 या 20% जो अपर कास्ट वोट है उसमें ज़्यादातर जो शमूलियत होती है, जो शामिल होते हैं, वो अपर कास्ट होता है भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है। और जो रेस्ट ऑफ 80% है, जिसको हम कहते हैं कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं भारत में, वो लगभग 50% पिछड़ी जातियाँ हैं अलग अलग, या दलित हैं वो भी लगभग 25% के करीब हैं। तो वहाँ पर ये लोगों के जहन में आना शुरू हो जाएगा कि हम क्योंकि ज़्यादा हैं लिहाजा सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि शहरी पार्टी है या अपर कास्ट की पार्टी है, तो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि जाति के आधार पर मतगणना हो, जिससे कि लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो जाए कि क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है इसलिए सत्ता की बागडोर उनके हाथ में होनी चाहिए, सत्ता की कुंजी उनके पास। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और दलित राजनीति और मायावती, इन सब पर एक विस्तार से चर्चा की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में हम इस पर कई सारे एपिसोड बनाने वाले हैं। इस वक्त मायावती के इस ट्वीट के बाद चूंकि बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, तो हमने सोचा कि एक खबर भी आपको दें, इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण भी कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।